चले वेलकम बच्चों, हम फिर दूसरी बार मिल रहे हैं। तो पहले वाले सेशन में, पहले वाले लेक्चर में हमने जो 3.1 एक्सरसाइज का जो शुरू किया था, पहला क्वेश्चन हो चुका था, उसमें इंट्रोडक्शन भी हो चुकी थी। तो इंट्रोडक्शन में आपने फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करता हूं। तो हमने एक मेथड किया था सॉल्यूशन जो हम करते हैं, दो अलजेब्रिक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल 5x - 4y + 8 = 0, another 7x + 6y - 9 = 0. These are two different पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो बहुत सारा इंट्रोडक्शन में हमारे पास डिस्कस हो चुका है। तो पहले क्वेश्चन में, पहले सेशन में हमने क्या किया था, उस सेशन में हमने इसका सॉल्यूशन किया था। इसका सॉल्यूशन हमने ग्राफिकली किया था, जो हमने ग्राफ्स डिस्कस किए, फिर कुछ क्वेश्चन का मैन्युअली हमने ग्राफ्स भी खींचा। तो वहां पे हमने देखा कि जो लाइनें कटती है उस पॉइंट को हमने देखा, फिर x कितना दूर, y कितना दूर, और वो उसका सॉल्यूशन रहा था। अब आज के सेशन में हम अब देखते हैं कि और एक मेथड है, अलजेब्रिकल मेथड, जो हमारे पास प्रिडिक्ट करते हैं, बिना ग्राफ खींचे हुए प्रिडिक्ट करते हैं कि किस में किस टाइप का बिहेवियर होगा। तो बच्चे हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। जो पहले भी बात हुई, हमने आपसे क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों देखो, एक तो हमें ग्राफ से पता चलता है कि इन दो लाइनों का बिहेवियर कैसा हो। कभी आपने देखा, तीन सिचुएशन देखी, कभी लाइनों ने एक पॉइंट पे काटा, कभी लाइनें पैरेलल जा रही थी, कभी वो कोइंसाइड हो रही थी। लेकिन वो तब पता चला जब ग्राफ में हमने अपने आंखों से विजुअली देखा कि भाई ऐसे से इसका बिहेवियर है लाइन्स का। लेकिन अब क्वेश्चन तब भी मैंने आपसे पूछा, क्या ग्राफ खींचने के बगैर भी हमें पहले ही लीनियर इक्वेशन को देखकर पता चलेगा कि इसकी लाइनें जब ड्रॉ होंगी तो किस टाइप की लाइनें होंगी? क्या इंटरसेक्टिंग होंगी, क्या पैरेलल होंगी, क्या कोइंसिडेंट या डिपेंडेंट लाइनें जिसको हम कहते हैं। तो उस पे बात हम करते हैं। अब एक्चुअली ये है क्या, ये A1 कुछ A2 है और फिर B1 B2 कुछ है, और आपको टर्म्स लग रही है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे दिखा है। ये कह रहे हैं इन्हीं को तो कंपेयर कर लो, इन्हीं कंपेयर कर लो इन दो इक्वेशन में, और फिर हमें बता इसका ग्राफ या इसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, बिहेवियर क्या होगा लाइन्स का। तो देखो कितना इजी है बच्चों, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। हम यही वाली दो लाइनें सेलेक्ट, दो लीनियर इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं। वन इज 5x - 4y + 8 = 0. Call it as equation first. Now another is that is 7x + 6y - 9 = 0. Let we call it as equation second. ये 1 2 की कहानी जो है ना, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 मीन इज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 मीन इज फ्रॉम इक्वेशन 2, इसलिए हमने भी इसको 1 2 ही लिखा, भाई 1 और 2। अब अगर आपको याद होगा, अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि इसका जनरल फॉर्म मीन इज, अब आपने देखा कि सर एक्चुअली जनरल फॉर्म होता ऐसे, जो हमने डिस्कस किया पहले एक। तो इसका भी जनरल फॉर्म यही है, हर एक का भी ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इनका जनरल फॉर्म यही है। लेकिन अब कहानी है A1 क्या, A2 वगैरह, ये सब कुछ क्या है, ये तो हमने पहले डिस्कस किया कि ये कोएफिशिएंट है x का, दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर y एंड c इज द कांस्टेंट। सेम इज द केस हियर, कोएफिशिएंट ऑफ, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड दिस इज द कांस्टेंट। अब दो इक्वेशन है तो गड़बड़ हो जाएगा अगर दोनों को हम उधर भी a इधर भी a, उधर भी b इधर भी b लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम अलग करेंगे, इसको मानेंगे A1 मींस इक्वेशन 1 का है और B1 इक्वेशन 1 का है। अब ये जो है ना इक्वेशन 2 का है, तो 2 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस वुड बी लाइक A2 B2 मींस जब आपको A2 और B2 हम लिखकर यहाँ पे देंगे, लेट A2 इज इक्वल टू 6, आपको पता चलेगा जब आप इंटरप्रेट इसको करोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली दिस इज द कोएफिशिएंट। एक इसका कोएफिशिएंट है, हमेशा x का रहता है यहाँ पे, और 2 मींस ये किसी दूसरी इक्वेशन का कोएफिशिएंट लाया गया, जो कितना था, जो 6 था, isn't it? सो हमने क्या करना है, हमें इसमें भी यही करना है।
अब बताइए a1 अगर यहाँ पे बताएं आपको कितना होगा a1 मीन जो x के साथ मल्टीप्लाई हो चुका, भाई x के साथ कितना मल्टीप्लाई हो चुका है 5, यहाँ a था यहाँ 5 मीनस a1 बना 5। क्या b1 बता सकते हो बच्चों यहाँ पे what is the b1, what is the coefficient of y का कोएफिशिएंट क्या है, y छोड़ो y के बगैर क्या रहता है इसको मल्टीप्लाई। एक तो 4 आपको दिख रहा है 4 भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे अक्सर बच्चे गलत कर रहे हैं कि वो साइन को कंसीडर नहीं करते। भाई ये 4 नहीं है बल्कि ये -4 है, इसलिए सबसे पहले साइन को देखो कि वेदर इट इज ए पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 4। नेगेटिव है तो नेगेटिव को पहले लिखो फिर लिखो नंबर। तो a1 भी हो गया, a1 1 मीन इक्वेशन 1 की बात हम कर रहे हैं। a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and what is c? c is the constant that is 8। कौन सा 8, किस टाइप का 8? ये +8 है तो +8 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस होता तो माइनस लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक साइन छोड़ के छूट जाती है तो पूरा क्वेश्चन का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। The same is here. What is a2 here? a2 means coefficient of x। सेकंड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं, तो x को अगर हम छुपा लेंगे तो x के साथ वाला क्या है मल्टीप्लाई, that is 7, so this is 7। What is b2 here? b2 मीन y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो चुका है, b को छुपाओ, भाई y कितना बाकी कितना बचा +6 है। एंड व्हाट इज c2 मींस दैट इज क्या 9 है, नहीं बल्कि -9 है। इसको पहले देखो, आप पहले साइन को चेक कर लो फिर डिजिट को चेक करो। सो हियर इज -9, वी हैव टू राइट नेगेटिव। इसी को अगर हम नेगेटिव हल्का सा एक छोटी सी लाइन लग रही है, लेकिन अगर इसको आपने छूटा तो क्वेश्चन का बिहेवियर चेंज हो जाए। तो वेरी सिंपल 3 चीजें हमने समझाई आपको। व्हाट इज a मीन द कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, और y b मीन्स y के साथ क्या है, और c सिंपली एक कांस्टेंट टर्म। 1 2 3 की कहानी हमने बताई। 1 मीन्स इट रिप्रेजेंट इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 a is 5, कोएफिशिएंट ऑफ b is y, फ्रॉम इक्वेशन 2 रिप्रेजेंटेड बाय a2 b2 c2। तो इनकी कहानी है, इसे हमें पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन में कैसा बिहेवियर आएगा। अब ग्राफ नहीं करना है, अब हम बिल्कुल एक नजर में आप बता सकते हो कि बेटा किस इक्वेशन में कैसा, किस टाइप की इक्वेशन है, किस टाइप का पेयर है। अब फिर देखते हैं, हमारे पास पहली इक्वेशन थी 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉल इट इज इक्वेशन फर्स्ट, जैसे मैंने बताया। सेकेंड इक्वेशन इज 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। तो आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है। What is a1? जो आपने पहले ही बताया सर 5 है, ये कह रहा नहीं ऐसे पता a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब देखो सिचुएशंस क्या है, ये तो फिलहाल हमने समझा कि होता क्या है a1 a2 b1 एंड b2। अब 3 सिचुएशंस हमारे पास है जहां से हमें पता चलता है कि बिहेवियर इक्वेशंस का क्या होगा। ये तो हम समझ गए वैल्यू टू फाइंड a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तो समझ गए आप। अब देखो क्या चीज होगा, अगर आपके पास अब रेशो करना है, रेशो मीन a1 मीन्स 5 डिवाइडेड बाय a2 मीन्स 7। अगर इसका रेशो कोई कहेगा सर व्हाट इज a1/a2, मैं सिंपली कहूंगा भाई a1 का वैल्यू 5 a2 का वैल्यू 7, तो रेशो इज 5/7। वेरी सिंपल, ये तो छोटी क्लास में भी पता है। फिर b1/b2, अब b1 क्या है -4, दिस इज -4 एंड व्हाट इज b2 हियर, b2 इज सिंपली 6, so we can put it in lowest form, that is 2s are 3s are, it is simply -2/3। अब यहां बताइए आप a1/a2 का रेशियो आया 5/7, b1/b2 का रेशियो आया -2/3। क्या ये दोनों रेशियो बराबर है? क्या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2? भाई किसी भी सूरत में नहीं, यहाँ वैल्यू कुछ है और यहाँ वैल्यू कुछ है। इसका मतलब ये पेयर जब मैंने देखा a1/a2 का रेशियो फिर देखा b1/b2 का रेशियो, ये बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है, तो इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन,
अगर इन दो लाइनर्स का हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन समझते हो आप, पहले भी डिस्कस हो गया, क्योंकि आप टर्मिनोलॉजी यही चलेगी। अब उसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइनर्स है, कहीं एक जगह पे कटती है, लेकिन अब अलजेब्रिकली इसको हम क्या कहते हैं, इसकी टर्म है यूनिक सॉल्यूशन मींस एक सॉल्यूशन कहीं पे है। तो बिना ग्राफ के कितना जादू है, बिना ग्राफ के हम खाली इसको देखकर हम बता सकते हैं। जब आपकी मास्टरी इस पे हो जाएगी तो आपको इतना लंबा चौड़ा खींचने की बात नहीं, इक्वेशन देखकर आप बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस टाइप की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या करोगे, a1/a2 आप करोगे 5/7, यहाँ पे करोगे 4/6 मीनस 2/3। तो आपको कुछ करना नहीं, जबानी आप कर सकते हो कि सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इसका ग्राफ हम खींचेंगे या अगर इसके बारे में कुछ कहना है, बिहेवियर कैसा होगा, तो वो आपने बताया कि वो यूनिक है, मीनस दो लाइनें ऐसे बनेगी जो कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 देखते। तो पहले में हमने देखा कि भाई दोनों चीजें बराबर नहीं। अब मे भी ऐसी सिचुएशन कभी आएगी कि ये दो बराबर हो गए बट नॉट इक्वल टू C1/C2। बहुत आसान है। पहला सिचुएशन ऐसी थी कि दो ही पेयर हमने आपस में कंपेयर किए थे, दोनों बराबर नहीं, तीसरे पे तो गुंजाइश ही नहीं, तीसरे पे तो गए नहीं। अब हमें और एक सिचुएशन आई, हमने देखा पहले वाली दो पेयर बराबर है, अब तीसरे पे तो जाना ही पड़ा, उसको भी देखना पड़ा क्या वो बराबर इनके कि नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई इट हैज नो सॉल्यूशन। तो बच्चों आप बता सकते हैं नो सॉल्यूशन किस टाइप की लाइनें होंगी। डेफिनेटली पैरेलल लाइन होंगी जिसमें जो कहीं मिलती नहीं है, तो इसलिए कोई सॉल्यूशन भी नहीं बनाता है। तो दिस इज द सेकंड टाइप। और तीसरी सिचुएशन ऐसी होगी, थर्ड वुड भी, पहला पेयर ही बराबर नहीं, सेकंड में पहला बराबर, लास्ट वाला इनके बराबर नहीं, और एक सिचुएशन है सब बराबर है भाई, b1/b2 इज इक्वल टू C1/C2। भाई सबके सब बराबर है, a1/a2 का रेशो b1/b2 के बराबर, C1 के C2 के बराबर। अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे, जब सब बराबर है तो द लाइनें ऐसे बनेगी, एक लाइन और उसी के ऊपर फिर एक लाइन, तो क्या होगा, कितने सॉल्यूशंस होंगे अगर एक लाइन पे दूसरी लाइन पड़ेगी। तो इसी को कहते हैं ये इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर। तो तीन चीजें, ये क्वेश्चन आपका अगर ये थोड़ा सा समझे आप तो आपका क्वेश्चन हो गया। इसी में आंसर है जो हम समझा रहे थे। कह रहे कि इसमें बताओ, कंपेयर कर लो और फाइंड आउट वेदर द लाइन इज रिप्रेजेंट फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्या वो इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रहे हैं, मींस क्या यूनिक सॉल्यूशन है। पैरेलल है, जब पैरेलल की बात आई तो हम क्या करते हैं, नो सॉल्यूशन है भाई, कोई सॉल्यूशन नहीं। और कोइंसिडेंट मींस एक दूसरे के ऊपर है, जिसको ये टर्म भी हम कह सकते हैं। तो वन सॉल्यूशन भी इसको कहते हैं आप, सर एक सॉल्यूशन है मतलब इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्टिंग है भाई, कटती है लाइनें, ऐसे कटती है। ऐसे सिचुएशन में नो सॉल्यूशन मींस दो लाइनें ऐसे पैरेलल जा रही हैं। और तीसरा वाला मैंने समझा, यहाँ पे एक लाइन आई फिर उसी के ऊपर और एक लाइन आई, तो ये बना आपके पास कोइंसिडेंट लाइन। तो इस क्वेश्चन को आप आंसर आपको पता चला होगा। कह रहा है कि कंपेयर कर लो और फिर बता ये दो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्या इनका सॉल्यूशन एक पॉइंट पे है, मींस क्या यूनिक है, क्या नो सॉल्यूशन है, या कोई इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस है। तो कैसे पता चलेगा, कंपेयर करके। जब हमने कंपेयर इसका किया, अगर ये सिचुएशन आई तो हमारा आंसर ये रहा इसका, अगर ये है तो भाई ये आंसर रहा, ये है तो ये आंसर रहा। तो हमने पहले ही देखा a1/a2 जो आपको बताया, a1 था 5, a2 था 7, तो हमारे पास ये आ गया 5/7। b1/b2 आया -2/3। क्या 5/7 और -2/3 इक्वल है? किसी भी हालत में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो पहला सिचुएशन है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर हमेशा रहेगा भाई ये कौन सा है, दीज आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, ये वाला आंसर इसका। करना कुछ नहीं, बस एक स्टेप में आंसर आएगा। a1/a2 बताना है आपको, b1/b2 बताना है, फिर देखना बराबर है नहीं बराबर है, तो आपका आंसर हो गया। अगर ये बराबर होते बच्चे और तीसरा बराबर नहीं होता तो ये पैरेलल बनता है। अगर ये तीनों बराबर आते तो बच्चे क्या होता है, कोइंसिडेंट होता।
कितना सिंपल और कितना आसान मैथमेटिक्स है यहाँ पे, खाली थोड़ा सा समझो और फिर थोड़ा सा वर्कआउट कर लो। इसके और एक 2-3 पार्ट होंगे बेटा, आप उसको थोड़ा हैंड्स ऑन ले लो, थोड़ा सा कर लो बच्चे। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो कह रहा है, फिर कंपेयर रेशियो कर लो भाई। अब इन्हीं रेशियोज की कहानी, इनसे रेशियो खो गया, रेशियो से पता चलता है भाई किस टाइप की लाइन है, किस टाइप का सोल्यूशन है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कांस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कांसिस्टेंट समझे आप? कांसिस्टेंट मीनिंग इंटरसेक्टिंग, चाहे ऐसे इंटरसेक्ट करे चाहे ऐसे इंटरसेक्ट करे, एक पे दूसरी दो लाइन। और इनकंसिस्टेंट मीन्स एक ही आपके पास है सिचुएशन, वो ये है कि दो लाइन्स आपके पास पैरेलल। तो शब्दों की हेरा फेरी है, थोड़ा वर्ड दाएं बाएं करना, तो वही चीज है जो हम पहले कर चुके हैं। क्या यूनिक सॉल्यूशन है, क्या इनफिनिट सॉल्यूशन है, क्या नो सॉल्यूशन, तो वेरी इजी। तो ये कैसे पता चलेगा? अब ये है कि आपका एक फ्लो चार्ट है दिमाग में, आप कि हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। सेकंड स्टेप, उसमें आप आइडेंटिफाई कर लो E1, B1, C1। सेकंड में आइडेंटिफाई कर लो A2, B2, C2। फिर इसको इस रेशियो में डालो, फिर चेक कर लो पहला पेयर A1 by A2, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, तो आप लिख सकते हो नो सॉल्यूशन है। जो आप लिख सकते हो सॉरी यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मीन इसकी वो कटती हैं एक जगह पे। अब एक पेयर, पहला वाला पेयर इक्वल और सेकंड वाला पेयर नहीं, C1 by C2 उनके बराबर नहीं है, जो अभी हमने समझाया, तो उस सूरत में उनका नो सॉल्यूशन है। और रेस्ट एक ही चीज बची हुई है पैरेलल में, ये कोइंसिडेंट में, जहां पे इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन है। तो कहना वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा। फॉर एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे पार्ट सेकंड लेते हैं। फर्स्ट आपको बहुत आसान लगेगा, ये भी बहुत आसान है, लेकिन जस्ट ये फ्रैक्शन में है, तो इसलिए हमें लगता है कि थोड़ा ये लिखने में पैटर्न डिफरेंट है। बाकी करना तो वही है, प्रोसेस वही है, सेम जो हमने पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट इज 3/2 x, देन 5/3 y is equal to 7, equation first. What is next? Next is 9x minus 10y is equal to 14, equation second. तो पता कैसे चलेगा कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट? पता चलेगा इन तीन चीजों से। ये तीन चीजें पहले बताओ। A1, what is A1? A1 is x के साथ जितना भी मल्टीप्लाई है, this would be the A, 3/2. What is B1 here? 5/3. What is C1? C1 एक्चुअली इधर लाते हैं हम, क्योंकि इसको जनरल फॉर्म पहले बनाते हैं। अब बार बार लाने के बजाय आपको दिमाग में आप कंसीडर करना है कि जब इसको यहां लाया जाए तो बनेगा -7। अगर आप इनिशियली इसको करते हैं तो कोशिश कर लो कि आप इसको जनरल फॉर्म में ही लिखो, +5/3y + 7 बना -7 इज इक्वल टू 0 ही रखो। अगर पहले आपको दिक्कत आती है, इसका मतलब ये 14 भी यहां जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी बेटा 9x minus 10y plus 14 को यहां लाओ तो बनेगा -14 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट एंड सेकंड। दिस इज जनरल फॉर्म। जब ये सब चीजें समझ आ जाएंगे, फिर फेरा फेरी की जरूरत नहीं, दाएं बाएं की जरूरत नहीं, इसको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं। फिर दिमाग ऑटोमेटिकली समझाता है, एक प्रोसेस आ जाती है कि भाई एक्चुअली ये 7 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली उसमें -7 है जब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं। तो उस चीज को भी आप ले सकते हैं, फिर ऑटोमेटिकली दिमाग में ये सब चीजें बैठ जाती है। तो मसला ये चीज है कि आप एक बार दो बार इस क्वेश्चन को करते रहो। तो व्हाट इज A2 हियर? A2 मींस आप इक्वेशन सेकंड में जाइए, x के साथ जो ये है इसका कोएफिशिएंट क्या है? 9। व्हाट इज B2 हियर? 10 तो है, लेकिन किस टाइप का 10 है? दिस वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, हमेशा साइंस का बहुत ध्यान रखा करो। एंड व्हाट इज C2 हियर? जो जनरल फॉर्म में हमने देखा, इट इज एक्चुअली -14। ये सब कुछ हो गया। एक नजर में आप ये लिखने के बगैर भी आप बता सकते हैं, सर A1 is 3/2, B1 is 5/3 and C1 is -7. What is A2, B2, C2? लिखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं, जब आप इसमें मास्टरी आ जाएगी तो आप फट से इनको पहचानोगे टर्म्स को। अब ये है कि कह रहा है कि आप ऐसे बना, क्या इफ A1 by A2
इज इक्वल टू b1/b2। पहले देखिए a1/a2 आएगा क्या। व्हाट इज a1/a2? इट इज 3/2 फिर डिवाइडेड बाई 2। अब दो तरीके हैं बच्चे, या तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो 9 से, या तो ऐसे भी कर सकते हो आप 3/2 डिवाइडेड बाई 9। बात तो एक ही है, लेकिन जिसमें आप कॉन्वीनियंट हो, जिसमें आप आसान आपको लगता है वो वाला डिवीजन ये भी हम डिवाइड कर रहे हैं, वो भी सब डिवाइड कर रहे हैं। इसको डिवाइड 1 भी कर सकते हो बच्चे, या इधर भी डिवाइड बाय 1 कर सकते हो। फिर आपको पता है कैसे होता है बेटा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/9। जो आपने पहले क्लास में ये सब चीजें आपने देखी, इसलिए यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं। 3 1 जार 3 3 जार 9, ये बना बेटा 1/3 2 जार 6। भाई आपके पास a1/a2 आया 1/6। दिस इज a1/a2 is equal to 1/6। Now what is b1/b2? हम देखेंगे b1/b2 क्या है। कहां से पता चलेगा b1/b2? वो तो हमने ऑलरेडी बताया कि b1 इक्वेशन फर्स्ट में से ये है और b2 एक्चुअली 5/3 डिवाइड बाई 10। 5/3 डिवाइड बाई -10 डिवाइड 1 कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस 1/-10। 1 जार 2 जार अगेन 1/-6 or -1/6 you can say it is -1/6। so b1/b2 बना -1/6। अब लगाओ इफ, क्या आपको जो ये कैलकुलेट किया, पहले इन दो को चेक कर लो। इफ a1/a2 is equal to b1/b2, क्या ये दोनों बराबर है? क्या लग रहा है 1/6 एंड -1/6 लग तो रहा है। 1/6 एक जैसा है, लेकिन ये -6 है एंड दिस इज पॉजिटिव 1/6, सो दे आर नॉट इक्वल। इसलिए 1/6 को आप नहीं कह सकते हो इट इज इक्वल टू -6, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू -2। ये वो माइनस है, अलग चीज है, नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, इट कॉन्ट बी इक्वल। 1/6 इज इक्वल टू 1/6 हम कह सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 कह सकते हैं। सो पहले ही हमने देखा कि भाई ये दो चीजें जो हमने दो इनके वैल्यूज निकाले, a1/a2 एक रेशो, b1/b2 सेकंड रेशो, ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन। तो हमें पूछ रहा था क्वेश्चन कि इसमें बताइए कंसिस्टेंट मीन्स कटने वाली है, क्या यूनिक सोल्यूशन है, क्या इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशंस है, या इनकंसिस्टेंट मीन्स पैरेलल। कम से कम पैरेलल तो नहीं आया हमें। जब पैरेलल नहीं आया, पैरेलल के लिए इनकंसिस्टेंट मीन्स ये सब चीजें जो है ये कंसिस्टेंट है। तो देयरफॉर the system of equations have a consistent behavior। तो हमें पता चला इसमें consistent है, यानी कि कटने वाली लाइनें हैं। तो यहां भी आप देख सकते हो क्वेश्चन यही है कि हम इस पे टिक हो सकता है। अगर और एक क्वेश्चन आप थर्ड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट या और भी कुछ पार्ट इसमें है, वो भी आप ले सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं, आप जल्दी निपटा सकते हो बच्चों। इसको बहुत इजी है। आपके बार हम थोड़ा सा जल्दी इसको कर सकते हैं, बट जो आपने अभी जितना सीखा होगा कि आप लिखने की जरूरत नहीं, फट से लिखेंगे आप a1/a2। देखते हैं कितना। a1 मीन्स 2 है यहाँ पे, a2 कितना है 4 मीन्स अल्टीमेट वैल्यू आया 2 1 जार 2 2 जार 4 दैट इज 1/2। क्या अगर मैं आपको पूछूं बेटा b1/b2 कितना है, लिखने की जरूरत नहीं, आप अलग अलग से बताने की जरूरत नहीं। व्हाट इज b1? b1 मीन इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, y के साथ कुछ भी नहीं है, मीन इज 1 है, सो दिस वुड बी द 1। व्हाट इज b2? b2 मीन जो सेकंड इक्वेशन है उसके y के साथ क्या है, 2 नहीं है, -2 है, सो दिस इज -1/2। अगेन सेम सिचुएशन अराइज। फिर देखो आप a1/a2 का वैल्यू जो है 1/2, फिर b1/b2 चेक कर रहे हैं क्या इक्वल है कि इक्वल नहीं है। b1/b2 दैट इज -1/2।
क्या हम कह सकते हैं +1/2 इज इक्वल टू -1/2? नो, अगेन द सेम सिचुएशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सो दिस इज नॉट इक्वल। तो हमें पता चला कि ये सिचुएशन आई A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगेन इट हैज कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशंस, यानी कि इंटरसेक्टिंग है, या तो ये बहुत सारी जगह पे कटती है या तो किसी एक जगह पे कटती है, लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि इसका खाली एक ही सॉल्यूशन है, इसका मतलब एक पॉइंट पे ये लाइनें कटती है, माने कॉन्सिस्टेंट लाइनें है। तो ये रहा बच्चे आपके पास क्वेश्चन। अभी जितने भी फॉलो अप क्वेश्चन है उनको हम आगे ले सकते हैं। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको आप देख लीजिए बच्चे। आपके लिए एक हल्का सा एक क्विक असेसमेंट है। क्या आप लिख सकते हो राइट 7 - 2y 7 - 2y इज इक्वल टू 3x। ये लीनियर इक्वेशन है। मैं पूछ रहा हूं कि इसको सेकंड ऑर्डर फॉर्म में लिख लीजिए। तो कोशिश कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। जबानी कोई लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा लिखने से ही नहीं होती, कई चीजें आप फट से कैची होती हैं जो आप पकड़ सकते हो। What does the intersection point represent? जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे रिप्रेजेंट क्या होता है, वो क्या कहानी बताता है हमें, जो हमने डिस्कस काफी किया। और एक है व्हाट अबाउट द बिहेवियर ऑफ लाइन्स, किस टाइप की लाइनें होंगी अगर ये तीन चीजें बराबर है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये भी डिस्कस हो चुका है। तो आप बताइए राइट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल साइज दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अब खुद फॉर्म कर लीजिए, ऐसे दो इक्वेशंस बनाइए लीनियर कंटेनिंग टू वेरिएबल्स, लेकिन ऐसे दो खुद फॉर्म कर लीजिए जिनका सोल्यूशन फिर इंटरसेक्टिंग हो, जो कटती है लाइनें। आप दो टाइप्स के ले सकते हैं, जो या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आपके पास है। तो ये सब चीजें डिस्कस हो चुका है बच्चे। आपके लिए अपने असेसमेंट, खुद अपना असेसमेंट आप कर सकते हो कि ये सब चीजें मुझे समझ आई, नहीं आई तो आप वीडियो को फिर आप देख सकते हो और बच्चे ये समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, ये सब कुछ आज के लिए था। तो कीप वर्किंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस।